Good morning, students. Assalamu alaikum. Welcome to English online classes. Today, students, I am going to explain some of the meanings and historical references which were used in page number 7, page number 17, and passage number 3. So, the very first word which was used in this passage was organ loft. Organ तो आपको पता है कि इज़ सॉर्ट ऑफ द म्यूज़िकल कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, और लॉफ्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड अ गैलरी. अब अगर इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो ये वो गैलरी है जहाँ पर ऑर्गन जो है वो रखे जाते हैं चर्च के अंदर. तो व्हाट इज़ ऑर्गन लॉफ्ट? ऑर्गन लॉफ्ट इज़ एक्चुअली अ गैलरी वेयर द ऑर्गन इज़ सिचुएटेड इन अ चर्च. तो ये ऑर्गन लॉफ्ट ये वही कमरा है जहाँ पर जो है ओल्ड ऑर्गेलेव अपनी क्वायर की प्रैक्टिस कर रहा था, सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहा था. वहाँ पर ओल्ड डंस और वहाँ पर डंस्टर ने वहाँ पर एक रैट रख दिया था उसको डराने के लिए या थोड़ा ह्यूमर क्रिएट करने के लिए. नेक्स्ट वर्ड इज़ क्वायर. क्वायर एक ग्रुप सिंगिंग को आप कह सकते हैं कि क्वायर इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिंगर्स हु परफॉर्म टुगेदर इन अ चर्च. तो पुराने ज़माने में ये सारी म्यूज़िकल और ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस जो थी वो चर्च में हुआ करती थी. तो चर्च में ही एक कमरा है जहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिंगर्स हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंस देते हैं. टिपिकली कंबाइनिंग स्मॉलर ग्रुप्स हु सिंग डिफरेंट पार्ट्स एट डिफरेंट पिचेस. तो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, उनको मिलाकर क्वायर्स बनाए जाते हैं. ठीक है, और ये जो ग्रुप होते हैं ये डिफरेंट पिचेस में गाते हैं. तो व्हाट इज़ क्वायर? क्वायर इज़ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिंगर्स हु परफॉर्म टुगेदर इन अ चर्च, टिपिकली कंबाइनिंग स्मॉलर ग्रुप्स हु सिंग डिफरेंट पार्ट्स एट डिफरेंट पिचेस. नेक्स्ट वर्ड इज़ जटलैंड. तो जटलैंड में वो जगह है जहाँ पर उन्होंने बताया था कि कौन ऑर्गेलिव वॉज डेड एंड डंस्टर ड्राउंड एट जटलैंड. तो ऑर्गेलिव भी मर चुका था और डंस्टर जो है वो जो है जटलैंड के मुकाम पर डूब गया था पानी में. डूबने से उसकी मौत वाक़या हुई थी. तो जटलैंड जो है ये एक बैटल का नाम भी है. बैटल ऑफ जटलैंड वॉज अ मेजर डायरेक्ट नेवल बैटल fought between Britain and Germany during the World War I. The action took place about 121 kilometers off the Danish coast of Jutland on May 31 and June 1, 1916. तो जटलैंड एक जगह का नाम भी है और एक लड़ाई का नाम भी है जो कि ब्रिटेन और जर्मनियों के दरमियान में हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान. ठीक है, और ये जटलैंड के मुकाम पर ही ये लड़ाई हुई जो कि डैनिश कोस्ट से थोड़ा सा फासले के ऊपर है. नेक्स्ट वन इज़ द एज ऑफ एलिज़ाबेथ. तो कहते हैं कि उसको उन सारे बॉयज़ का विज़न या इमेजिन के बारे में वो इमेजिन कर सकता है जो कि एज ऑफ एलिज़ाबेथ के थे. तो एलिज़ाबेथ जो थी वो इंग्लैंड की एक क्वीन थी जो कि बहुत पॉपुलर हुई. अब क्वीन एलिज़ाबेथ वन, ये एलिज़ाबेथ वन थी. और अगर आप इसको देखेंगे तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में शी केम टू थ्रोन इन 1558 एंड डाइड एंड रूल्ड फॉर 45 ईयर्स. ठीक है, और 1558 में ये बरसर इक़्तिदार आई और 45 साल इसने इंग्लैंड के ऊपर रूल किया. शी मेड इंग्लैंड रिच एंड पावरफुल, और इसने अपने कंट्री को बहुत रिच और पावरफुल बनाया. हर एज इज़ रिगार्डेड एज़ द फर्स्ट गोल्डन पीरियड इन द इंग्लिश हिस्ट्री. तो अभी ख़ातून के होते हुए इसके ज़माने को जो है इंग्लैंड के ज़माने को कह सकते हैं कि जो एलिज़ाबेथन एज का ज़माना था वो कैसा था? फर्स्ट गोल्डन एज था. नहीं, हर लिहाज से इंग्लैंड में बेतहाशा तरक्की हुई. तो नेक्स्ट वन हमने देखा था कि वो लिवी की बुक्स की तरफ इशारा कर रहा था कि उसकी बुक्स बुलाई जा चुकी हैं. तो हु वॉज लिवी? लिवी वॉज एक्चुअली अ रोमन हिस्टोरियन था, एक रूमी तारीख़ दान था. हिज हिस्ट्री ऑफ रोम इज़ वन ऑफ द बेसिक sources of information about the early Rome and one of the classics of the ancient Rome literature. History of the Rome was a narrative of events in 142 books.
Of these only 35 survive in their complete form. तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहें कि लिवी जो है, जिसका फुल नेम हम कह सकते हैं कि वो था टाइटस लिवियस। टाइटस लिवियस जो था ये एक रोमन हिस्टोरियन था। इसने एक बहुत बड़ी क्लासिकल हिस्ट्री लिखी थी रोम की, हिस्ट्री ऑफ रोम इस किताब का नाम था। और इस किताब के 142 वॉल्यूम थे, जिनमें से अगर आज हम देखना चाहें तो शायद हमें कोई 25 वॉल्यूम अवेलेबल हो सकते हैं। बाकी सारी बुक्स इसकी लॉस्ट हो चुकी हैं। तो उन किताबों को पढ़कर आपको रोम की जो पास्ट की जो ग्लोरियस किस्म की हिस्ट्री है वो आप जान सकेंगे। नेक्स्ट वन इज़ क्रोमवेल। जो ओलिवर क्रोमवेल जो था, ही वॉज द मेन फिगर ऑफ द 2 इंग्लिश सिविल वॉर्स। इंग्लैंड में जो 2 सिविल वॉर्स हुई थी उनमें एक मेन फिगर, जो मेन कैरेक्टर था, वो ओलिवर क्रोमवेल का था। ही वॉज अ मिलिट्री जीनियस हु प्लेड द प्रिंसिपल रोल इन डिफीटिंग किंग्स चार्ल्स वन। तो चार्ल्स वन को शिकस्त देने में इसका एक अहम किरदार था। और कहाँ शिकस्त दी थी? एट द बैटल ऑफ नेस्बी इन 1645। 1645 की जंग थी, नेस्बी के करीब इसने शिकस्त दी थी किंग चार्ल्स वन को। द बैटल इफ़ेक्टिवली एंडेड द फर्स्ट सिविल वॉर। और इसी बैटल की वजह से, यानी ये जो 1645 की बैटल थी, इसकी वजह से जो फर्स्ट सिविल वॉर थी इंग्लैंड की, वो ख़त्म हुई। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि नेस्बी जो है, नेस्बी के बारे में कि किसी को पता नहीं होगा कि नेस्बी, क्रोमवेल जो है वो नेस्बी के मुकाम पर किस तरह से लड़ा। ठीक है, तो ये नेस्बी क्या है? नेस्बी जो है ये इज़ अ स्मॉल पीस इन नॉर्थैम्प्टनशायर काउंटी नियर रग्बी, कोरबी एंड Northampton. It is famous for the battle in which Charles I was defeated by Oliver Cromwell. तो वही नेस्बी, मैंने आपको पहले वाले क्रोमवेल के हवाले से भी बताया कि क्रोमवेल ने नेस्बी के मुकाम पर जो जंग लड़ी थी और जिसमें उसने किंग चार्ल्स वन को शिकस्त दी थी और इसकी वजह से सिविल वॉर का ख़ात्मा हुआ। तो ये वही वाली जंग की तरफ इशारा है। ये जगह है नेस्बी जहाँ पर ये जंग लड़ी गई थी। द ग्रेट स्केयर ऑफ द 45, ये जो इशारा है कि किसी को पता नहीं होगा तो कि इंग्लैंड ने जो है ग्रेट स्केयर ऑफ 45 को कैसे रिएक्ट किया। तो ये रेफरेंस इज़ टू द डेडली बैटल ऑफ 1645। कि वही क्रोमवेल की लड़ाई कह लें या नेस्बी के मुकाम पर लड़ी जाने वाली लड़ाई कह लें, उसी की तरफ इशारा है 1645 की। बहुत ही ये क्या कहना चाहिए, बदतरीन किस्म की जंग थी। एट नेस्बी some 50 miles from the fens where the imaginary village of the Brookfield is situated। तो ये जो नेस्बी है, ये ब्रुकफील्ड का जो एक ख़याली गांव जिसको आप कह रहे हैं तस्वुराती गांव से कितने फ़ासले पर है? 45 किलोमीटर के 45 माइल्स के फ़ासले पर है। तो आपको पता है कि ब्रुकफील्ड जो है इट एग्जिस्ट नोवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी ब्रुकफील्ड नहीं है। ये खाली ख्याली एक इमेजिनरी प्लेस के बारे में, जिस तरह फेरी लैंड के बारे में राइटर्स कहानियाँ लिख देते हैं, उसके बारे में लिखी हुई है। तो ये तस्वुराती गांव से तकरीबन 45 मील के फासले पर नेस्बी का इलाका है जो कि हकीकतन में मौजूद है। वहाँ पर जो है ये क्रोमवेल की लड़ाई लड़ी गई। क्रोमवेल ने लड़ाई लड़ी, नेस्बी की लड़ाई। ठीक है, अब नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट रेफरेंस, वाटरलू। वाटरलू जो है इस अ बैटल ऑफ वाटरलू, इट वॉज द फाइनल एंड द डिसाइसिव एक्शन ऑफ द नेपोलियनिक वॉर्स। आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो भी एक बड़ा मिलिटेंट किस्म का पर्सन था और ये उसकी एक फ़ाइनल और डिसाइसिव वॉर थी। इट इफ़ेक्टिवली एंडेड द फ्रेंच डोमिनेशन ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। और इसके बाद ये हुआ कि जो फ्रेंच ने यूरोप के ऊपर कब्ज़ा कर रखा था, गासबाना कब्ज़ा कह लें, वो ख़त्म हो गया। और दिस बैटल वॉज फाउट इन जून 1815 में ये जंग लड़ी गई थी नियर वाटरलू। तो वाटरलू एक लड़ाई का नाम भी इसीलिए पड़ गया कि बैटल ऑफ वाटरलू, और इस ये वाटरलू एक जगह का नाम भी है। ठीक है, नाउ इन बेल्जियम, और अब ये जगह बेल्जियम में है। दिस नेम रैंक्स एज अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट
इन द मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो वाटरलू है, इस बैटल को आप कह सकते हैं कि ये इंग्लैंड की हिस्ट्री में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ज़ाहिर सी बात है, कौमों की तारीख़ में एक अजीम दिन होता है या एक अजीम वाक़या होता है जब उनको गैर कौम के तसल्लुत से आज़ादी मिलती है। तो ब्रिटिश की कौम ने भी फ्रेंच से जो है आज़ादी हासिल की थी वाटरलू की जंग में। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 1870 की बात है। 1870 क्यों इम्पॉर्टेंट था? द ईयर 1870 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द ब्रुकफील्ड स्कूल। द legendary head Weatherby died the same year. Mr. Chips joined Brookfield at the age of 22. अब एक क्यों अहम है, इसलिए कि यहाँ के बहुत ही लेजेंडरी किस्म के प्रिंसिपल वेदरबाय थे, उनका इंतकाल इस साल में हुआ और इसी साल मिस्टर चिप्स ने 22 साल की उम्र में स्कूल को ज्वाइन किया। और द जर्मन्स अटैक्ड फ्रांस एंड इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉसेस। और इसी साल में ये हुआ कि जर्मनियों ने फ्रांस के ऊपर हमले किए और उनको बहुत बड़े भारी नुकसान पहुँचाए फ्रेंच को। ठीक है, दिस चेंज द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ यूरोप। और 1870 के ये जो जर्मनी के फ्रांस के ऊपर हमले थे, इन्होंने यूरोप का सिनेरियो ही सियासी तौर पर चेंज करके रख दिया। तो 1870 में थर्ड इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट क्या है? वो जर्मनी का फ्रांस के ऊपर अटैक है, जिसमें जर्मनी ने फ्रांस को जो है, जो कि अपने आप को बड़ा ताकतवर मुल्क समझता था, उसको बहुत हैवी किस्म के लॉसेस पहुंचाए और इससे यूरोप की हिस्ट्री में भी बहुत चेंजेस आए। तो ये वो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं जो कि मिस्टर चिप्स को अभी भी याद हैं। आई एम गोइंग टू काउंट देम वंस अगेन। वो कौन से इंसिडेंट्स हैं? एक तो जटलैंड का है, जो कि एक जगह का नाम भी है और एक लड़ाई का नाम भी है। और उसके बाद एज ऑफ एलिज़ाबेथ का भी ज़िक्र है, यानी एलिज़ाबेथन एज का ज़िक्र है, जिसमें कि इंग्लैंड ने बहुत तरक्की की थी। और उसके बाद लाइवी है, जो कि रोमन हिस्टोरियन था, ठीक है, और उसने रोम ऑफ हिस्ट्री के बारे में एक बहुत ही क्लासिकल किस्म की बुक लिखी, जिसके 145 वॉल्यूम थे और में से अगर आप देखें तो आपको 142 वॉल्यूम से, उनमें से आपको 25 अब मिल सकते हैं। और इसके बाद क्रोमवेल का जिक्र है। क्रोमवेल जो है वो एक मिलिटेंट था और जिसने जो है सिविल वॉर्स, दोनों सिविल वॉर्स इंग्लैंड में उसकी अहम किरदार अदा किया था। और इसने किंग चार्ल्स को भी शिकस्त दी थी बैटल ऑफ नेस्बी में 1645 में। और इस बैटल के बाद जो है वो फर्स्ट सिविल वॉर इंग्लैंड की वो भी ख़त्म हो गई थी। तो नेस्बी वो जगह है जहाँ पर 1645 की वॉर लड़ी गई, जिसमें क्रोमवेल ने किसको शिकस्त दी? जी हाँ, क्रोमवेल ने शिकस्त दी थी चार्ल्स किंग को। और इसके बाद आपने देखा है द ग्रेट स्केयर ऑफ द 45, ये वही स्केयर है, यानी कि 1645 की वॉर, जिसमें क्रोमवेल ने चार्ल्स किंग को शिकस्त दी थी। और ये वही क्रोमवेल है जिसने सिविल वॉर्स के अंदर, इंग्लैंड के सिविल वॉर्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और ये जो नेस्बी की बैटल थी, ये ग्रेट स्केयर था, उसमें जो है क्रोमवेल ने इसको शिकस्त दी चार्ल्स वन को। और नेक्स्ट हमने पढ़ा है वाटरलू का। ये वो लड़ाइयाँ हैं जो कि नेपोलियन ने लड़ी थी और ये बहुत डिसाइसिव किस्म की वॉर्स थी, जिसके बाद फ्रेंच का यूरोप के ऊपर रूल जो है वो ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट 1870 का हमने पढ़ा है। 1870 में जर्मनियों ने जो है फ्रांस के ऊपर हमला किया था और उनको बहुत हैवी किस्म के लॉसेस हुए थे यानी फ्रांस को, और इससे उनकी हिस्ट्री और इसके अलावा यूरोप की हिस्ट्री भी चेंज हो गई थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।